तो स्वागत है आज के और एक नए वीडियो में। आज मैं कंटिन्यू करूँगा रूथरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने जो है एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं। मतलब अगर ऐसा है कि एक वाटरमेलन में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पूरा जो स्फीयर है अगर वो प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसके मुताबिक जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन को अपनी तरफ मतलब एटॉम के अंदर है, ठीक है। लेकिन एटॉम के अंदर होने से इन एटॉम का जो स्टेबिलिटी है वो अच्छा नहीं होगा। बिकॉज अगर एटॉम यहाँ पर होगा और ये प्रोटॉन है पूरा स्फीयर, ठीक है, तो एटॉम का स्टेबिलिटी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, या फिर बोल सकते हो एटॉम इनस्टेबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ और एक ड्रॉबैक है उनका कि वो जो है कोई भी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो ये जो उनका जो थॉमसन मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल, उनके बारे में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कोई बेसिक प्रूफ या फिर एविडेंस वो नहीं दे पाए, ठीक है। और दूसरा हो गया, अभी तीसरा ये है कि उन्होंने जो है उन्होंने ये बताया है कि एक एटॉम में जितने भी एटॉम्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स, जितने भी एटॉम्स हैं, एक एटॉम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये उन्होंने बताया, लेकिन इसका कोई एविडेंस उन्होंने नहीं दिया कि कैसे ये प्रूफ हुआ, कैसे उन्होंने ये साबित किया कि एक एटॉम में जितने नंबर प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ उनके ड्रॉबैक्स थे। लेकिन अभी रूथरफोर्ड एक नए साइंटिस्ट यहाँ पर आए, ठीक है। नए मतलब पहले से थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट? रूथरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रूथरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है कि रूथरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया। अभी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो डेफिनेशन है वो है डबली चार्ज्ड डबली चार्ज्ड डबली चार्ज्ड हीलियम एटॉम्स, He एटॉम्स, ओके। डबली चार्ज He एटॉम, He मतलब हीलियम एटॉम्स। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है, ओके, एटॉमिक नंबर 2 है। और एटॉमिक मास क्या है, 4, ओके। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इससे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, ओके। तो मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर मतलब आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर को Z से, स्मॉल z से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एटॉम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए एटॉम, ठीक है, उससे इक्वल, और प्रोटॉन मतलब P, तो Z इक्वल टू P, ठीक है। और यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2, ओके। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उन्होंने ये बताया
कि एक न्यूट्रल एटॉम में, अच्छा इसको लिख देता हूँ ऊपर, ओके, जनरल में इसमें लिख देता हूँ, इन ए न्यूट्रल एटॉम एक न्यूट्रल एटॉम में नंबर ऑफ, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये उन्होंने बताया। ठीक है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, उनका ये बात एकदम करेक्ट था। एक न्यूट्रल एटॉम में, ठीक है, नॉर्मल एटॉम नहीं बोला, न्यूट्रल एटॉम। न्यूट्रल मतलब समझ सकते हो, न्यूट्रल मतलब ना दाएं ना बाएं, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे कि हम बाइक में जो है एक जब हम बाइक को स्टार्ट करने से पहले चाबी को घुमाते हैं तो एक साइन आता है बाइक में जो कि एन से डिनोट किया, एन से हाईलाइट होता है। ठीक है, तो एन मतलब क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना बाइक, मतलब क्या बोलूँ उसको, बाइक मूविंग पर नहीं है, ओके, और ना ही बाइक स्टॉप्ड है। स्टॉप मतलब मेरा वो पोजीशन वाला स्टॉप नहीं है कि उसका पोजीशन रेस्ट में, ऐसा नहीं। स्टॉप मतलब इसका इंजन जो है स्टॉप नहीं है, इंजन स्टार्ट ही है, बस उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा बस। ठीक है, ऐसे न्यूट्रल है। तो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हीलियम में भी जितने प्रोटॉन से उतने ही न्यूट्रॉन्स होने, जितने प्रोटॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। फिर उन्होंने क्या किया कि -2 इलेक्ट्रॉन्स, -2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन से 2, इसमें से उन्होंने और 2 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 0। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 0 हो चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज अभी कितना है, 0। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अभी हीलियम में, अभी जो हीलियम पार्टिकल्स हैं उसका भी चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रोटॉन। क्यों भाई, बिकॉज प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस है। ठीक है, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, -0 है, तो 2 - 0 क्या, 2 रहता है, और 2 क्या, प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो पार्टिकल हमें मिलेंगे वो होंगे H2+ पार्टिकल्स। ठीक है, और 2 कहाँ से आया, 2 इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सो ये हो गए, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हो चुके। तो उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल शूट करने वाला एक डिवाइस उन्होंने बनाया। ठीक है, इसको मैं सिंपल सा डायग्राम आपको बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक बॉक्स जैसा, ठीक है, डिवाइस ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पर जो है लाइक दिस, फिर ऐसे करके तो यहाँ से शूट मतलब अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे। तो ये ऐसा कर देता हूँ बस, ओके। तो इस वाले बॉक्स में है, मतलब इस वाले डिवाइस में है अल्फा पार्टिकल्स शूट करने का कैपेबिलिटी, मतलब ये शूट कर पाता है। तो ये इस बॉक्स में है अल्फा पार्टिकल्स, इसमें है अल्फा पार्टिकल्स। फिर उन्होंने सामने ही एक ऐसा करके एक डिवाइस, मतलब ऐसा करके एक स्टैंड बनाया है, ऐसा करके। रुको, इसको मैं सर्कल बना लेता हूँ पहले। तो सर्कल नहीं, कुछ ऐसा टाइप का। तो इसको यहाँ पर देता हूँ एकदम मिडल में, ओके। सेम टू सेम और एक बनाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा होगा भी साइज़, लाइक दिस, ओके। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट होगा, नहीं होगा, ओके ओके। फिर यहाँ से ये यहाँ तक होगा और यहाँ से ये यहाँ तक होगा, ओके। फिर
फिर उन्होंने गोल्ड फॉइल को यहाँ पर टांग दिया। गोल्ड फॉइल मतलब समझ सकते हो, गोल्ड फॉइल मतलब एल्यूमिनियम फॉइल जैसा ही होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि सिर्फ गोल्ड फॉइल को ही क्यों उन्होंने चुना। इसका रीज़न भी बोलूँगा मैं, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब कैसा एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, ओके लाइक दिस, ओके। तो ये पूरा गोल्ड है। गोल्ड होने के बाद इसके बाद इस वाले सरफेसेस में, ऐसे ऐसे टाइप सरफेसेस में उन्होंने लगाया जिंक सल्फाइड। नाउ व्हाट इज द रीज़न ऑफ अप्लाइंग हेयर जिंक सल्फाइड? तो जिंक सल्फाइड जो है वो एक्चुअली फोटो सेंसिटिव होता है। ना व्हाट इज़ फोटो सेंसिटिव? फोटो सेंसिटिव मतलब अगर इसमें कोई भी तरीके का अगर रे या फिर कोई भी तरीके का हमें कोई भी किसी भी तरीके का अगर रे इसमें गिरता है तो ये इसको कैप्चर कर लेता है, मतलब इसका स्पॉट जो है उसके ऊपर हो जाता है, मतलब गिर जाता है, स्पॉट है विजिबल हो जाता है कि इसमें हाँ भाई इसमें एक रे आया था या फिर रे इसमें गिरा था। और गोल्ड फॉइल लेने का तरीका, आई मीन गोल्ड फॉइल लेने का जो रीज़न है वो ऐसा ही कि गोल्ड फॉइल जो है सबसे मेलिएबल मेटल है। इट इज़ मेलिएबल, इट इज़ मोर मेलिएबल देन एल्यूमिनियम, दैट्स वाई गोल्ड को लिया गया। मेलिएबल मतलब क्या होता है? मेलिएबल मीन्स द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है। तो ये है गोल्ड फॉइल, ओके। और रीज़न है कि सिंस गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल, मोस्ट मेलिएबल मतलब सबसे ज़्यादा पतला, सबसे ज़्यादा थिन हम गोल्ड को कर सकते हैं, एकदम थिन, सो मोस्ट मेलिएबल मेटल। और जो ये ब्लू कलर्स के आपको दिख रहे हैं उसे हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड जो है वो है फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव। इसका फॉर्मूला है ZnS कैपिटल S, ओके, ZnS। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे उन्होंने शूट किया, मीन्स उन्होंने शूट नहीं किया, डिवाइस ने शूट करना स्टार्ट किया, ओके। डिवाइस ने शूट करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरे। गिरने के बाद कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एकदम इजीली गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए, मतलब कोई भी उनको चेंजेस नहीं हुआ, उनका कोई नुकसान हुआ नहीं। और कुछ क्या हुआ कि थोड़ा सा एंगल लेकर सेंटर से दूर भाग गए, मतलब यहाँ से सब सेंटर पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा एंगल बनाकर दूर दूर जाकर यहाँ पर जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरे, ठीक है। फिर कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर से चले गए डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑब्जर्वेशंस में लिखूँगा। ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब बिना किसी नुकसान के पास थ्रू हो चुके थे, ओके। और दूसरा है कि फ्यू आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल्स, फ्यू आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ मतलब ज़्यादातर ही क्या हुए, ज़्यादातर ही इसके बीच से, मतलब इसके इट पास्ड थ्रू दी
कोल्ड फॉयल, लेकिन कुछ कुछ सेंटर से ना जाकर थोड़ा सा लार्जर एंगल्स में डेविएट, मतलब उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो गया, मतलब उनको जाना था कहाँ पर, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट ना जाकर उनका एंगल बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। और इनमें से 1/12,000, वेरी फ्यू, इट इज़ सॉरी, इट इज़ द थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू डेट इज़ 1/12,000, मतलब 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ था, रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब यू कैन सी कि 12,000 पार्टिकल से सिर्फ एक पार्टिकल फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुआ था, ओके, बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन से रूदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स भी निकाले। क्या क्या कंक्लूजन्स देखते हैं, तो कंक्लूजन्स को लिखेंगे अभी। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन ये है कि पहला वाला कंक्लूजन, मोस्ट नहीं, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटॉम इज एम्प्टी। एटॉम में मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है। अभी ऐसा क्यों? एटॉम मतलब किसको मीन करना चाहते हैं? इस गोल्ड फॉयल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि गोल्ड फॉयल में भी क्या होगा, एटॉम्स होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हर एक सब्सटेंस जो है एटॉम से बना है, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या हुआ, एटॉम्स होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैक्सिमम स्पेस जो है वो एटॉम में खाली है। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? बिकॉज देखो, सपोज जो गोल्ड फॉयल के अंदर है ये वाला एटॉम, ओके, सपोज मान लेते यही गोल्ड फॉयल है, तो गोल्ड फॉयल के इस वाली जगह से अल्फा पार्टिकल्स पास हुए थे। तो अगर एटॉम, सपोज यहाँ पर एक एटॉम है ऐसा, तो अगर अल्फा रे इसके अंदर से पास होने की कोशिश करेगा तो क्या वो पास हो पाएगा? तो आप बोलोगे यस। वाई? बिकॉज इसके अंदर जो स्पेस है खाली है। तो कैसे पता चला खाली है? बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक स्ट्रीट पर हो, रोड पर हो, सपोज ये है रोड, ठीक है, रोड एकदम एम्प्टी रोड है, एम्प्टी रोड। तो आपको अगर बोला जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको जाना है, एकदम मुड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाओगे, तो आप क्या स्ट्रेट लाइन में जा पाओगे? तो आप बोलोगे येस, एकदम ईजिली। तो आप एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधे जाकर एकदम यहाँ पर जाके चले गए, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी क्या हुआ कि जब ये स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं, क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स मतलब पास्ट अनडिवाइडेड, मतलब बिना किसी नुकसान के वो लोग इसके एकदम जैसे आए थे, ये डिवाइस से जैसे आए थे वैसे ही एकदम सीधा जाके गोल्ड फॉयल से पास होकर सीधा जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरे, ठीक है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि जब ये स्ट्रेटली पास थ्रू हो ही रहा है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी एंगल फॉर्म हुए, मतलब जैसे स्ट्रेट आए थे वैसे ही गोल्ड फॉयल में लगकर भी स्ट्रेट ही जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि बीच में कुछ है ही नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज अगर बीच में कुछ होता तो क्या वो लोग सीधा जा पाते? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसीलिए बीच एटॉम के बीच में कुछ है नहीं, मैक्सिमम स्पेस जो है एटॉम का खाली है, ये उन्होंने ऐसा बताया, कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया। फिर सेकंड नंबर कंक्लूजन कि देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज center which repel alpha particles. So second conclusion उन्होंने ये बताया कि there must be a positive charge
सेंटर विच रिपेल अल्फा पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि फ्यू आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल्स। इसका मतलब क्या है, हीलियम क्या है, नॉन मेटल। हीलियम इज नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन सा वाला चार्ज वो लोग कौन सा वाला चार्ज वो लोग कौन सा वाला चार्ज निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज। एंड मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मेटल्स पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, नॉन हीलियम जो है वो क्या है, नॉन मेटल, मतलब नेगेटिव चार्ज है उसका। तो इसका मतलब हमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन में देखा कि सपोज ये गोल्ड फॉइल है, तो सपोज ये एटम है, तो ये है एटम। तो कुछ तो एकदम बिना किसी रुकावट के चले गए एकदम सीधा, लेकिन कुछ इसमें से कुछ ऐसे करके ऐसे हो गए, फिर ऐसे करके ऐसे हो गए, फिर ऐसे करके ऐसे हो गए, या फिर ऐसे करके ऐसे हो गए। ठीक है, ऐसा होने का क्या कारण है, कारण क्या है? तो अगर मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ कि मान लेते हैं जो रेज हैं अभी ये नेगेटिवली चार्ज है, और अगर ये बीच वाला जो एटॉम है अगर वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता, ठीक है, वो भी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता, तो क्या ये रे सीधा जा पाते? तो आप बोलोगे नहीं। तो रीज़न क्या है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे अट्रैक्ट। लेकिन ये रे जो है अभी पॉजिटिव रे है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि हीलियम नॉन मेटल है, ओके। लेकिन उन्होंने हीलियम के नॉन मेटल वाले को नहीं लिया, किसको लिया है, पॉजिटिव वाले को लिया। देखो यहाँ पर हीलियम +2 है, माइनस नहीं है। प्लॉट ट्विस्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जो बताया अभी हीलियम नॉन मेटल है, नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं, अगर नेगेटिव होता तो ये क्या होता, अट्रैक्ट हो जाता। तो कुछ रे हमें दिखती ही नहीं, पास होते हुए दिखती ही नहीं, लेकिन दिखा हमें, लेकिन एकदम बेंट हो गए लाइन, जो रे आ रहे थे उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। और ये कब होगा? तो आप बोलोगे भाई जब लाइक चार्ज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रे का जो चार्ज है, रे नहीं, पार्टिकल्स जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स, उनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव होगा। और बीच में भी क्या होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव। अब बोलोगे क्यों? बिकॉज आपने तो बोला कि पॉजिटिव चार्ज और लाइक चार्ज दोनों, मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल मतलब भगा देते, मतलब दूर हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, यहाँ भी ये प्लस है ऑलरेडी, इसमें भी हमें प्लस मानना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये प्लस नहीं होगा तो ये जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, इट मस्ट बी प्लस, और यू कैन सी इट मस्ट बी द सेम चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर विच रिपेल अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल करने वाला बीच में कोई पॉजिटिव सेंटर होना ज़रूरी है, और जो ना होगा ही अभी है। क्योंकि अगर नहीं होता तो क्या ये पार्टिकल्स वहाँ इतना इतना करके बैंड हो पाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, हटा रहा है, इसको हटाने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर नहीं हटाते तो क्या होता, एकदम बीच में से चले जाते। ठीक है, इसके बाद जो कुछ अच्छा पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन था उसमें मैक्सिमम स्पेस है ओपन। तो जो पार्टिकल्स अभी गए वो इस तरह ऐसे गए, ऐसे ऐसे करके गए, दूर दूर से गए, इतना इतना डिस्टेंस से गए। ओके, पास इतना पास से नहीं गए। अगर इतने पास से जाते तो डिफ्लेक्ट होते हैं, और जो इतने पास से गए हैं वही क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, मतलब बाउंस बैक। डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट नहीं, डेविएट होते हैं, डेविएट। ओके, तो अभी थर्ड नंबर कंक्लूजन उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया कि द पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी वेरी हैवी। अब इसका रीज़न क्या है, द पॉजिटिव सेंटर मस्ट बी वेरी हैवी। अभी इसका जो रीज़न ये है कि हमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था कि 1/12,000, मतलब 12,000 में सिर्फ एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ सपोज यहाँ पर एक वॉल है, आप दौड़ के आ रहे हो, एकदम रनिंग पोजीशन में हो, दौड़ के आप आ रहे हो, अपने इसको धक्का मारा। ठीक है, आप सपोज आपका नाम है अल्फा पार्टिकल और ये है वो एटम।
पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। तो अगर आप इसको धक्का मारोगे, ठीक है, और आप मारने के बाद आप क्या होगे, आप क्या इसको पास थ्रू हो पाओगे वाल के? तो आप बोलोगे नहीं भाई, मैं धक्का खाकर मैं वाल के ऊपर मैं धक्का खाऊंगा और मुझे वाल फिर से बाउंस बैक कर देगा। तो वैसे ही जैसे आप वाल में आपने वाल में आप यू ट्राई टू पास थ्रू द वाल बट वाल डजंट अलाउड यू, द वाल सॉरी डजंट अलाउ नहीं होगा, डिडंट अलाउ यू टू पास थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि वाल बहुत ही हैवी है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वाल भी क्या है, बहुत हैवी है, ठीक है। तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। ओके, तो इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, ये मूव करेगा नहीं। अगर करेगा तो हमें क्या फोर्स देना पड़ेगा, इस तुम्हारे जितना फोर्स से भी बहुत ज़्यादा, दुगना, ठीक है, दुगना या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आपने वाल को धक्का मारा तो आप बाउंस बैक मतलब बाउंस बैक होकर अब आ गए। वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स भी क्या हुए होंगे, एटम्स बहुत हैवी होता है, मतलब एटम्स का जो सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर, वो बहुत हैवी हुआ होगा, अभी हैवी है, इसलिए तो जो पार्टिकल है इसमें से एक जो है जो एकदम सेंटर से गया, सपोज एक जो रे है एकदम सेंटर से गया, लगने के बाद क्योंकि ये बहुत हैवी है ये इसको पास थ्रू नहीं कर पाया, इसी कारण से वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल्स ऐसे गए वो ऐसे डिवेट हो चुके थे, और जो पार्टिकल ऐसे गए वो उनका कोई कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनका वो एम्प्टी स्पेस था। ओके, समझे कि नहीं बताओ। तो जो एकदम सेंटर से गया, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटर बहुत हैवी होगा, जब हैवी है इसलिए तो वो फिर से बाउंस बैक हुआ है। अगर हैवी नहीं होता, अगर ये लाइट होता या फिर हॉलो होता तो क्या होगा, पास तो हो जाता। ओके ना, ठीक है। तो ये था कुछ कंक्लूजन्स, ठीक है। और यहाँ से उनको मिला रूथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल बनाने का एक मोटिवेशन, ठीक है। तो उन्होंने बनाया रूथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, रूथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रूथरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में क्या बताया गया, उन्होंने बताया कि एटॉम जो है, एटॉम सपोज ये एटॉम है, ठीक है। तो एटॉम के बीच में एक सेंटर है, एक एरिया है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है वो, और बहुत हैवी है, और हैवी के साथ साथ उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला न्यूक्लियस का डिस्कवरी, ये न्यूक्लियस जो वर्ड है उसका डिस्कवरी। रूथरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन से एक मॉडल बनाया, एटॉमिक मॉडल, कि बताया जो एटॉम है, ये पूरा एटॉम है, इसके बीच में एक ऐसा सेंटर है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उन्होंने इसको नाम न्यूक्लियस दिया। ओके, तो उन्होंने और भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके आसपास घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, कैसे, इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, मतलब लाइक दिस, इसके अराउंड में एक ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो इसको थोड़ा सा इस साइड में लेना पड़ेगा, एंड इट इज़ ओके। ओके, तो ये इस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। दिस होल पार्ट इज एटॉम एंड दिस इज द न्यूक्लियस एकदम सेंटर में। ओके, और ये है वो इलेक्ट्रॉन। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और छोटे तरीके से समझूं और डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो हमें एटॉम का मिल जाता है। ये है एटॉम, वेट इसको सर्कल नहीं हुआ, ये है एटॉम और ये है वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आसपास घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर और पाथ्स में, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स, उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स। ओके, तो ये था वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे माइनस माइनस, और ये है वो एटॉम और इसके एकदम मिडल में है प्लस, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है एटॉम का एकदम डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम हमें मिला। तो उन्होंने जो भी बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके
आसपास घूमते हैं, अराउंड घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, ओह सॉरी, एक्चुअली ये टोटली एटॉम है, ठीक है। मैं सिर्फ ये एटॉम नहीं है, ये टोटली एटॉम है, एटॉम के अंदर वाला, ये बस न्यूक्लियस है। ओके, ये दिस टोटली इज एन एटॉम, दिस टोटल इज एन एटॉम, ठीक है। मे बी इट इज़, और भी इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं, अगर जितने भी शेल्स हैं उन शेल्स हैं उन सबको मिलाकर एक एटॉम बनेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस बोला, नॉट एटॉम, सॉरी। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है और दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये अपने आसपास घूम रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। और इसी क्वेश्चन को साइंटिस्टों ने रुदरफोर्ड को पूछा और रुदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। उन्होंने ये जो जवाब है, ठीक है, वो नहीं दे पाए कि अगर ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे के बीच में कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ, ये किसी और साइंटिस्ट के थ्योरी के ऊपर बेस करके उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये क्वेश्चन रुदरफोर्ड को पूछा, ठीक है। तो अभी जो साइंटिस्ट थे जो कि थे मैक्सवेल, ओके, तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैक्सवेल ने क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, a charged particle moving against another charged particles in an accelerated motion should lose some energy. As it is in accelerated motion, अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जो बोला यूथरफोर्ड की ये अंदर की तरफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो उन्होंने इस बात का जो आंसर है वो ऐसे दिया कि देखो, हमें पता है कि एक्सिलरेटेड मोशन, अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सिलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है सेंटर होता है, ये सेंटर से कनेक्टेड होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स दिया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है। और हमें कभी नहीं देखा कि वो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा,
ठीक है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने हाथ में एक रस्सी में एक स्टोन लो, स्टोन को बांधो, बांधने के बाद उसको घुमाओ, अपने हाथ के फोर्स से उसको घुमाओ, वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन वो अब आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे नहीं होगा? बिकॉज हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दे आर इक्वल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स फोर्स, फॉल्स मतलब एक, ये ट्रू नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, मतलब साइंटिस्टों ने बताया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्होंने एक नाम दिया। ओके, तो ऐसा एक फोर्स काम करता है, उन्होंने ये एज्यूम किया। ठीक है, तो एज्यूम करने से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता जाता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो इसका आंसर इसके रेस्पेक्ट में रदरफोर्ड में बताया कि इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मतलब क्या? सर्कुलर पाथ में मूव करता है मतलब क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सेंटर की तरफ खींचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन इसको बाहर की तरफ खींचेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए दोनों फोर्स कैंसिल और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, इसका आंसर उन्होंने दे दिया। लेकिन उस मैक्सवेल थ्योरी जो है, अभी मैं लिख रहा हूँ, मैक्सवेल जो थ्योरी है उसका आंसर वो नहीं दे पाए। ओके, तो एक्सेलरेटेड मोशन, इसके बाद दस ए टाइम विल कम, ए टाइम शुड कम, a time should come when electron should fell down to the nucleus, fell down to the nucleus, but actually this is not happening. This is not happening. अच्छा, तो मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार मैक्सवेल ने यह बताया कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल के रेस्पेक्ट अगेंस्ट में घूमता है या फिर मूव करता है, ठीक है, तो वो एक एक्सिलरेटेड मोशन में घूमेगा, ये उन्होंने बताया। और हमें इसी को अगर हम इस रदरफोर्ड के इसमें लगाते हैं, इस थ्योरी को, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में ही घूम रहे हैं, बिकॉज दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स। सो इसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये भी चार्ज पार्टिकल है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में घूमता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में घूमेगा, घूमता है या फिर घूमेगा। ओके, अगर ऐसा ही है तो अच्छा, शुड लूज, अच्छा, so according to Maxwell, a charged particle moving against another charged particle in an accelerated motion should lose some energy as it is in accelerated motion. तो बोला है कि अगर ऐसा है तो वो जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ये भी हो सकता है, वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, एंड द टाइम शुड कम when electron should fall down to the nucleus, but this is not happening. तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी टोटली ख़त्म और वो न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ये होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया रदरफोर्ड को, और लेकिन रदरफोर्ड इसका जवाब जो है नहीं दे पाए। तो मैक्सवेल थ्योरी का इस्तेमाल करके रदरफोर्ड को क्वेश्चन किया गया, लेकिन रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए। ओके, तो ये था वो मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी को मैं फिर से रिकैप करता हूँ कि उन्होंने बताया कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, इट कैन बी एनी चार्ज प्लस और माइनस,
दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मूव करता है या फिर अगेंस्ट में मूव करता है, तो वो जो पार्टिकल है एक्सीलरेटेड मोशन में मूव करेगा। ओके, वेट मूव करेगा नहीं, मूव करता है एक्चुअली। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने ठीक से किया नहीं। देखो, अगर एक चार्ज पार्ट अगर अच्छा ओह अच्छा, सॉरी सॉरी, एक चार्ज पार्टिकल जो दूसरे चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट या फिर रेस्पेक्ट में एक्सिलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है, उस वो पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा। ओके, एनर्जी लूज करेगा। और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन में है। ठीक है, मूव कर रहे हैं बिकॉज सर्कुलर पाथ है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे ऑब्वियसली, मैक्सवेल थ्योरी का यूज़ करके। अगर ऐसा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा टोटली फुश, मतलब ख़त्म। तो ऐसा अगर है, ख़त्म है, तो वो क्या हो जाएंगे, मूव करना बंद कर देंगे, ऐसे रेस्ट में आ जाएंगे। अगर रेस्ट में आ गए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और काम नहीं करेगा, सेंट्रीपिटल इसको अब सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सो व्हाई इज़ इट सो, ये क्वेश्चन रुदरफोर्ड को पूछा गया था, लेकिन रुदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए थे। ओके, और इसी बीच में इसके बाद शेडविक नाम के साइंटिस्ट ने, शेडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रन जो टर्म है वो खोज के मतलब कॉइन किया था। कॉइन मतलब डिस्कवर किया था। ओके, न्यूट्रन को इन्वेंट नहीं, डिस्कवर किया था। और जो न्यूट्रन है, ये जो वर्ड न्यूट्रन है, ये उनको न्यूट्रल वर्ड से मिला था, न्यूट्रल से। ओके ओके, तो शेडविक नाम के साइंटिस्ट ने जो है इस रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद, ओके, सो इसके बाद नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक्स, drawbacks of Rutherford's nuclear model. What are the drawbacks? पहला ड्रॉबैक था कि वो मैक्सवेल के थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। सो पहला है कि couldn't justify the Maxwell's theory. And second है could not justify or could not give any idea, could not give any idea about the electron distribution. now what is electron distribution, मैं इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ओके, लेकिन अब तक इतना जान लो कि ओके, रुदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के आसपास सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, सपोज ये एक ऑर्बिट है, इसके बाद भी एक ऑर्बिट हो सकता है, इसके बाद भी एक ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम जगह हम मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके बारे में वो कुछ भी बता नहीं सके। तो ये था उनका दो ड्रॉबैक्स। ओके, फिर आते हैं बोर। तो बोर के बारे में नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, so this was the Rutherford nuclear model as well as Maxwell's electromagnetic theory and Rutherford's alpha particles scattering experiment के बारे में सब कुछ मैंने बताया। Now next class में we will introduce a new term or new model, atomic model, that is Bohr's atomic model.